हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रिचा तिवारी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सॉरी आई कुडंट कंटिन्यू बिकॉज ऑफ माय बेबी। सो अब मैं अपने चैनल्स को कंटिन्यू करूँगी। तो लास्ट टाइम मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आए हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हो रही है इडियम फ्रेज याद करने में। तो मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको बता दूं कि इडियम फ्रेजेस को अगर हम किसी भी स्टोरी के साथ कनेक्ट कर लें तो अच्छी तरीके से उन्हें याद किया जा सकता है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं पहले आज उनको ही डिस्कस करती हूँ। इसमें पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्लेइंग टू द गैलरी। अब हम इसको कैसे याद करें? अब यहाँ पर हम गैलरी का सेंस लेते हैं। गैलरी जस्ट लाइक अ एग्जीबिशन। तो जब हम एग्जीबिशन करते हैं तो अपनी गैलरी लगाते हैं, जैसे हम लोग आर्ट गैलरी के रूप में जानते हैं, तो हम सिर्फ को रिलेट करेंगे। ये कोई सच्ची घटनाएं नहीं है जिसको मैं बता रही हूँ। तो अगर हम गैलरी को कंसीडर करें तो गैलरी हम आर्ट गैलरी से लेते हैं, और जब हम आर्ट में अपनी गैलरी मतलब गैलरी में आर्ट लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जितने भी क्रिएशंस हैं, हमारा जितने भी पेंटिंग्स हैं या जो भी वर्क है वो किस तरीके से वहाँ पर हम शो कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम अपने अपने काम को शो कराते हैं। तो मेरा मेन मकसद क्या होता है गैलरी में आर्ट को दिखाने का, ताकि हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो प्लेइंग द गैलरी मतलब ही होता है लोगों के अटेंशन को गेन करना, अट्रैक्ट करने के सेंस में यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इन इडियम फ्रेजेस को इस तरीके से याद करें। दूसरा एक क्वेश्चन है, उसमें किसी ने भेजा है रीड बिटवीन द लाइन। अब देखिए, रीड बिटवीन द लाइन को हम कैसे याद करते हैं? बचपन में हम लोगों ने एक गेम खेला होगा जिसमें हम लोग क्या करते थे, जब अपनी चांस की बात करते थे तो हम एक बैट लेते थे या कोई लकड़ी का टुकड़ा लेते थे और उसके एक साइड में छिपा के नंबर्स डालते थे और दूसरे साइड में क्या करते थे, लाइनें लिखते थे। अब हम उसी को कोरिलेट करते हैं। तो एक साइड हमारे नंबर्स लिखे हैं, दूसरी साइड हमने लाइन को ड्रॉ कर रखा है। अब हम उस लाइन को टच करते थे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और वहाँ पर जाकर के बाद में हमें पता चलता था कि एग्जैक्टली उस लाइन के सीध पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर दो लाइन के बीच के जब गैप को हम लोगों ने देखा तो हमें अंदर के रहस्य का पता लगा। तो बस हम उसको उसी से कोरिलेट करेंगे कि रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है फाइंड आउट द सीक्रेट, की अंदर की हिडन मीनिंग क्या है, हम उसको आराम से जान सकेंगे। एक नेक्स्ट है जिसमें उन्होंने देखा है बिग हैट। अब देखिए बिग हैट कैसे पढ़ते हैं। देखो, याद करने के लिए तो आप याद कर सकते हो लेकिन हमेशा नहीं याद रहेगा। अब बिग हैट की बात करते हैं। एक कई बार ऐसा था बहुत पुराने टाइम में कि इंसान को उसकी पहचान उसकी हैट के द्वारा मिलती थी। यानी जिसने छोटी हैट लगाई होती थी वो निम्न स्तर का काम करता था, उससे बड़ी हैट लगाता था, उससे बड़ी पोस्ट वाला उससे बड़ी हैट लगाता था। तो जितनी बड़ी हैट उसकी होती थी उतनी बड़ी उसकी पोजीशंस को जाना जाता था। तो यहाँ पर बिग हैट का रिलेशन उसी हमने घटना से किया कि यानी अगर किसी के पास बिग हैट है तो इसका मतलब वो एक उच्च पद पर आसीन है। तो इस तरीके से हमने बिग हैट को याद किया। अब नेक्स्ट है, उसमें कह रहा है कि केक वॉक। अब हम आराम से समझते हैं कि जब हम किसी चीज़ को वैसे कट करते हैं तो हमें प्रेशर लगाना होता है, लेकिन जब हम केक को कट करते हैं तो हमें बहुत स्मूथली किसी काम को करने में आराम से मज़ा आता है और केक आराम से कट जाता है। तो बस सोचिए कि केक वॉक इन द सेंस ऑफ वो इजी टास्क होगा जिसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें भेजा है जिसमें था ब्लू ब्लड। अब देखिए हम ब्लू ब्लड को कैसे पढ़ते हैं। ब्लू ब्लड बहुत पहले एक कंट्री है, वहाँ पर क्या हुआ करता था कि वहाँ पर लोगों को कैटेगरी के रूप में डिवाइड किया जाता था, एक गोरे और एक काले। अब काले लोगों के साथ बहुत ही निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था, लेकिन जो गोरे लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अब गोरे लोगों की सेंस, जो बहुत ज़्यादा गोरा होता है तो उसकी जो नसें हैं वो दूर से चमकती हैं, जस्ट लाइक ब्लू। तो अब वहाँ पर क्या है कि जो नसों को ब्लू से कनेक्ट किया गया और उसके अंदर बहने वाला ब्लड। तो जिस इंसान की जो नसें हैं वो दूर से हमें दिखाई देती हैं तो वो इंसान ब्लू ब्लड के नाम से जाना गया। अब
अगर वो ब्लू ब्लड है इसका मतलब वो गोरा होगा, और वो गोरा है तो इसका मतलब वो एक अच्छे फैमिली से, एक अच्छी रॉयल फैमिली से रिलेशन रखता होगा, इसीलिए उसको ब्लू ब्लड का नाम दिया गया। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कोरिलेट किए घटनाओं को, और अगर आप भी इस तरीके से कोरिलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको इडियम फ्रेज तैयार करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस तरीके से आराम से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक नेक्स्ट दे रखा है, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अब आप समझ लीजिए कि फिंगर क्रॉस्ड को आप देखते हैं जब कभी भी मान लीजिए क्रिकेट होना होता है तो वहाँ पर आप बैठते हैं और लास्ट बॉल हो, उसमें आपको फाइनली मैच जीतना हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम अपनी जो एगरनेस है और एक चिंता है वो ऐसी सिचुएशन को यूँ फिंगर क्रॉस करके बैठ जाते हैं कि बस अब क्या होने वाला है। हम अपने फेवर में भी चाहते हैं लेकिन हमें डाउट होता है, तो ऐसी पोजीशन को ही कहा जाता है एट फिंगर क्रॉस्ड। अब आप देखिएगा, आप कहीं पर भी जा करके इनके मीनिंग्स देखिएगा, क्योंकि इडियम फ्रेज में कई बार होता है कि मीनिंग्स अलग अलग बुक में अलग अलग देती हैं, तो वहाँ पर अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको कभी भी इडियम फ्रेज बुरे नहीं लगेंगे, ना बहुत बोरिंग लगेंगे, बल्कि आप ऐसे रिलेट कर सकेंगे और अच्छी तरीके से आप याद कर सकेंगे। तो मैं आपको डेली इस तरीके से कुछ ज़रूर दूंगी। पहले मैं आज आपको अपनी राय देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या आपको इस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है, और कल हम आपको फिर से वीडियो आप देंगे और मैं इस इडियम फ्रेज की एक लंबी सीरीज़ आपको तैयार करके जितने भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं आपको करा दूंगी। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और ज़रूर से पढ़ाई करिए, और जितने भी इडियम फ्रेजेस को लेकर के आपके सुझाव हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। गुड डे ऑल ऑफ यू।